भव्या कहो, कुमार जीवकान ग्रंथराज के जो भव्य मार्गना है उसमें पंच परावर्तन का वर्णन हम लोग सुन रहे हैं, जिसमें क्षेत्र परावर्तन के अंदर स्वक्षेत्र परावर्तन की चर्चा हमने पूर्ण की है। कुछ प्रश्न ले रहे हैं, उसके पश्चात हम चलेंगे परक्षेत्र परावर्तन की तरफ। हाँ, अर्चना दीदी पूछिए। वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी, जो ये महामत्स्य है तो वो एक तो नहीं होगा ना, उसकी भी संख्या हजारों में होगी और उसके भी साइज छोटे बड़े होते होंगे, जैसे अपने मनुष्य का साइज छोटा बड़ा होता है। मतलब तो इसको निषेध नहीं किया जा सकता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि महामत्स्य एक ही होगा, ये जरूरी नहीं है। और महामत्स्य सभी महामत्स्य उतने ही बड़े होंगे, ये भी जरूरी, ये भी ये भी उत्कृष्ट होगाना है ना। जैसे 525 धनुष की मनुष्य की, चतुर्थ काल के मनुष्य की शुरुआत में अवगाना होती, बट ना आदिनाथ भगवान थे ना भरत चक्रवर्ती थे, बाहुबली भगवान थे। तो इस प्रकार से बिल्कुल ठीक है, ये उत्कृष्ट है। जगन्य भी होगी, मध्यम भी होगी, तो बहुत सारे जीव मध्यम भी हो जाएंगे। और हाँ, तो वही मेरे मेरे किसी भी योनि में एक ही जीव होवे ये जरूरी भी नहीं है। तो ठीक है। मतलब अपन ने उत्कृष्ट वाला जो है उसी की ही अवगाहना से, जो मतलब जो आगे बढ़ के उतनी अवगाहना होगा उसका जो प्रदेश आएगा जन्म के समय, वो वाला लेना है। वहां तक जाना है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, हाँ जी बिल्कुल ठीक। भैया जी। जी। क्योंकि उदाहरण के लिए जन्म के समय अगर मान लो कि किसी मनुष्य का बच्चा की अगर चर्चा करे, कोई 8 इंच वाला होता है, कोई 9 इंच वाला होता है, कोई 10 इंच वाला होता है, तो यहां पर अगर मान लो अधिकतम 10 इंच वाला होता है, तो आपको एक एक प्रदेश बढ़ाते 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 10 इंच तक जाना है, ये उसका अर्थ है। हाँ हाँ जी ठीक है। भैया। चलिए, कुसुम छाबड़ा दीदी, मुंबई। हाँ भैया, मेरा भी सेम ही क्वेश्चन था कि हम्म। अनंत लोग एक एक करके जन्मेंगे मरेंगे, तो अनंत महामत्स्य भी अनंत ही होंगे। नहीं, वो तो फिर नाना जीवों की अपेक्षा, बहुत सारे अनादिकाल की अपेक्षा से तो ऐसा कहना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि अब तक तो अनंत जीवों ने परावर्तन किया है, अनंत जीव परावर्तन करते रहेंगे। और हर एक स्वक्षेत्र परावर्तन में एक बार, एक परावर्तन में एक बार तो महामत्स्य बनेंगे ही बनेंगे। तो नाना जीव, आप तक अनंतानंत जीव जो है वो महामत्स्य बन चुके हैं, और अनंत काल, अनंत बार बन चुके हैं। बिल्कुल ये उसका अर्थ निकलता है। सुनीता बज दीदी। वंदना भैया। हाँ दीदी। भैया, जीव की अधिक से अधिक अवगाहना महामत्स्य की, और महामत्स्य की अवगाहना धारण कर ली, पर फिर उसके बाद में स्व क्षेत्र में वो जीव कहाँ पैदा हो सकता, कहाँ से शुरू होगा उसका? स्वक्षेत्र परावर्तन पूरा हो गया, अब वो हाँ। परावर्तन की चर्चा पूर्ण, अब अगले परावर्तन की चर्चा, मतलब वो जब तक ऋजुगति से जन्मे हुए तीसरे समय में स्थित लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव का शरीर ओहो, धारण करता है, वहां से नियम से वही स्वक्षेत्र। करेगा? हाँ, नियम से वही करेगा धारण? वहीं से, क्योंकि जगन्य होगा ना, वही है। और स्वक्षेत्र की शुरुआत जगन्य से है। हाँ, अच्छा अच्छा, बाप रे तो बाप। आपने पहले वाला एक उदाहरण के लिए हमने कहा कि पांचों जो परावर्तन है वो एक साथ शुरू हो गए, क्योंकि पांचों एक साथ चलते हैं। बट अगर आप लोग एक व्यवहार काल को, अनंत व्यवहार काल को अगर आप देखोगे, तो ये ऐसी कोई लाइन नहीं है कि ये शुरू हुआ वो खत्म हुआ, फिर उसके लिए वो अगला शुरू होने के लिए कब तक उसको वेट करना पड़ेगा। अब आगे आप काल परावर्तन में देखना, वहां पर तो बहुत और भी उत्सुकता वाली चीजें आएगी काल परावर्तन में, पर पहले हाँ। परक्षेत्र परावर्तन को पूर्ण कर लेते हैं। नहीं, ठीक है। चलिए, उसमें से द्रव्य परावर्तन जो है, वो द्रव्य परावर्तन भाई ठीक है, एक पूरा हो गया तो अगला वाला कंसिडर करने के लिए आप अगले समय से शुरू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो अगले समय में जो विवक्षित आएगी उसी की अपेक्षा से परावर्तन माना जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर पक्का है। स्वक्षेत्र और परक्षेत्र अर्थात क्षेत्र परावर्तन में शुरुआत कहां से करनी है, ये पक्का है। काल परावर्तन में शुरुआत कहां से करनी है, ये पक्का है। ये नियम है, ये नियमित है, वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और वहां से शुरुआत करने के लिए जीव जो है वो बंधा हुआ नहीं है कि वो अगला भाव वही धारण करेगा करके, या उसका परावर्तन पूरा हो गया है, महामत्स्य क्या होगा ना धारण कर ली, अब नियम से अगला भाव जो है वो सर्वजगन्य का लेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए रुकना पड़ेगा उसको। तो बीच में ऐसा भी, दो परावर्तन के बीच में, दो क्षेत्र परावर्तन के बीच में ऐसा भी काल निकल सकता है, बहुत निकल सकता है। ठीक है। चलिए, पर क्षेत्र परावर्तन के बारे में अभी मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं। अब तक जितनी भी चर्चा हुई वो स्व क्षेत्र की अपेक्षा, अर्थात खुद के शरीर की अपेक्षा से हुई।
अब यहां से आगे शरीर तो चर्चा में रहेगा, किंतु शरीर की अवगाहना के अपेक्षा चर्चा ना हो करके वो जीव उस शरीर के साथ कहां जन्म ले रहा है इसकी अपेक्षा से चर्चा चलेगी, और यही चर्चा परक्षेत्र परावर्तन की चर्चा मानी जाती है। ठीक है, चलिए फर्क समझ में आ गया। स्व क्षेत्र में एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते शरीर की अपेक्षा से वर्णन, और परक्षेत्र में कहां जन्म ले रहे हो, आकाश में, लोकाकाश में कहां जन्म ले रहे हो, कौन से प्रदेश पर आकाश के जन्म ले रहे हो, उसकी अपेक्षा से वर्णन। चलिए शेयर कर रहा हूं। कल वैसे हमने शुरुआत तो की थी, थोड़ा सा आज फिर से चर्चा शुरू कर लेते हैं। तो जगन्य अवगाहना का धारक जीव लोकाकाश के मध्य 8 प्रदेशों पर अपने शरीर की अवगाहना के मध्यवर्ती 8 प्रदेशों को रख करके जन्मा, फिर आयु पूर्ण करके मरा, पुनः उसी प्रकार से दूसरी बार जन्मा, आयु पूर्ण करके मरा, फिर उसी प्रकार तीसरी बार जन्मा, आयु पूर्ण करके मरा। इस प्रकार जगन्य अवगाहना के जितने प्रदेश है उतनी बार उसने ऐसे ही जन्म प्राप्त किया। ये है परक्षेत्र परावर्तन की शुरुआत। मतलब परक्षेत्र परावर्तन में शुरुआत हमेशा लोकाकाश के मध्य के 8 प्रदेश पर जन्म लेकर के ही होगी। कौन से शरीर के साथ? कोई भी शरीर के साथ, कितना छोटा मोटा कोई भी आकार का शरीर, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? स्व क्षेत्र में जघन्य शरीर को धारण करके ही शुरू हुआ था, पर क्षेत्र में नहीं। पर क्षेत्र में कहां जन्म लेना है उसकी मुख्यता, कितने बड़े शरीर के साथ में लेना है, कौन सी गति से लेना है, कोई संबंध नहीं। शरीर भी कुछ भी हो सकता है, शरीर का क्रम यहां पर कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो अपनी भ्रांति को क्लियर कर लो। चलिए अब क्या क्या कहते हैं देखो। सबसे पहले तो जगन्य अवगाहना का धारक जीव, मतलब जीव को सबसे पहला जन्म परक्षेत्र परावर्तन का सर्व जगन्य अवगाहना के साथ ही लेना है। यह पहला कंडीशन, उसके बाद की कंडीशन नहीं शरीर की। ठीक है, ये ऐसा क्यों, ये भी कारण समझ में आएगा। तो सबसे सर्वजगन्य अवगाहना कौन सी होगी? लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव, रुजुगति से जन्मा, जन्म के तीसरे समय में स्थित, ये वाली परिभाषा यहीं पर लगा देना। अब ये जो जीव है, ये जीव उसको कहां जन्मना है? तो उसको जन्मना है लोक के मध्य में। अब आकाश के मध्य में कहो या लोक के मध्य में कहो, बात एक ही है, क्योंकि लोक कहाँ है, लोकाकाश कहाँ है, आकाश के मध्य है। आकाश कहाँ है, आकाश अनंत है, उसके बीच में लोकाकाश है। तो लोकाकाश के बीच में जन्म गया। तो लोकाकाश का बीच कौन सा होता है? तो 14 राजू अगर हम लोग ऊर्ध्व अधो में देखेंगे तो 7 राजू अधो, 7 राजू ऊर्ध्व। तो ऊर्ध्व लोक और अधोलोक की जो पार्टिंग लाइन है, जो सीमा रेखा है, वहां पर आएगा। और अगर हम लोग चौड़ाई में अगर सेंटर ये तो ऊंचाई में सेंटर निकाला, चौड़ाई में अगर हम लोग सेंटर निकालेंगे तो वो कहाँ आएगा? सबसे बीचों बीच त्रसनाड़ी में, त्रसनाड़ी के बीचों बीच जम्बू द्वीप में, और जम्बू द्वीप के बीचों बीच सुदर्शन मेरु में आएगा, सुदर्शन मेरु के सेंटर में आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग सुदर्शन मेरु का सेंटर और ऊर्ध्वलोक में अगर अधो और ऊर्ध्वलोक की सीमा रेखा इसको देखेंगे, तो जहां पर सुदर्शन मेरु का फाउंडेशन 1000 योजन का खत्म होता है, नीचे की साइड जहां पर खत्म होता है, उस ऊंचाई पर और उसके सेंटर में, चौड़ाई के सेंटर में। ठीक है, क्लियर है? तो मतलब ये हो गया कि लोक का मध्य जो है वो सुदर्शन मेरु के तल में, जो सुदर्शन मेरु के मध्य के जगह है, वहां पर हो जाएगा। अब आचार्य कह रहे हैं कि 8 प्रदेश, कितने कह रहे हैं? 8 प्रदेश। ये 8 प्रदेश कहने के कारण क्या है? 4 प्रदेश, 1 प्रदेश, उनके सबसे बीचों बीच तो एक ही प्रदेश होगा, सबसे बीचों बीच एक ही प्रदेश होगा। बट एक प्रदेश लेकर के नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जीव के शरीर के साथ में उसका संबंध लगाना है।
क्या लगाना है? तो जीव के शरीर के अंदर जीव के आत्म प्रदेश कहाँ रहते हैं? तो पूरे शरीर में रहते हैं। तो उस पूरे शरीर में रहने वाले आत्म प्रदेश में सबसे बीचों बीच जीव के 8 प्रदेश रहते हैं। जीव के भी 8 प्रदेश रहते हैं, और वो प्रदेश जो है वो फिक्स रहते हैं। वो क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। फिक्स किस अपेक्षा से? आप लोगों ने पहले इंद्रिय आदि का जो वर्णन चलता है उसमें आपने सुना है कि भाई आंख में जो प्रदेश है वो कहीं घूमते घूमते कान में भी चले जावे। जब आप लोग गिरकी लेते रहते हैं, घूमते रहते हो अलग अलग तरीके से, तो तब वो घूम जाते हैं। चक्कर जब आती है तब घूमते हैं। तो इस तरीके से बाकी सारे प्रदेश घूमते हैं, किंतु ये 8 प्रदेश जो है ये कभी नहीं घूमते। तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि जीव का मध्य और लोकाकाश का मध्य, इसको अलाइन करो, उसको एक जगह लेके आओ। अब 8 प्रदेश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अवगाहना 3 डायमेंशनल होती है, त्रिमितीय होती है, त्रैमितीय होती है। बिल्कुल ठीक। ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई 3 डायमेंशन होंगे। तो जब 3 डायमेंशन होंगे तो एक प्रदेश के ऊपर आ पाएंगे क्या? एक प्रदेश को ना ऊंचाई दे सकते हैं, ना चौड़ाई दे सकते हैं, ना मोटाई दे सकते हैं। उसकी अपनी अपनी होगी चौड़ाई मोटाई, किंतु वो एक प्रदेश की है, वो मिनिमम यूनिट है उसका। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं सभी दिशा में अगर मुझे जाना है, तो मान लो मुझे चौड़ाई में भी जाना है, तो चौड़ाई कम से कम 2, चौड़ाई कम से कम 2 डायमेंशन में होगी। एक चौड़ाई में 2 पॉइंट बन गए, क्योंकि 2 पॉइंट से आपको चौड़ाई बनानी पड़ेगी। मोटाई 2 पॉइंट से बनानी पड़ेगी, उसके बिना नहीं बनेगी। तो उसी चौड़ाई को हम लोग और 2 पॉइंट्स को लेकर के जाएंगे, तो कितने पॉइंट्स बन गए? चौड़ाई के 2 पॉइंट्स, मोटाई के 2 पॉइंट्स, कितने बन गए? 4 बन गए। ठीक है। और उसी 4 को ऊंचाई देनी पड़ेगी, तो नीचे 4 बन गए, ऊपर 4 बन गए। क्लियर है? मैं एक क्यूब का विस्तार कर रहा हूं। एक क्यूब कैसे बनता है? एक पॉइंट से क्यूब कैसे बनता है? एक पॉइंट से पहले उसको हम लोग खींच करके चौड़ाई देंगे, फिर उन 2 एक लाइन बन जाएगी, उस लाइन को हम मोटाई दे देंगे, तो 2 पॉइंट की 4 पॉइंट हो गए। और इन्हीं 4 पॉइंट्स को जब हम ऊंचाई देंगे तो ऊपर 4 और नीचे 4 पॉइंट बन जाएंगे, जो आपको ड्राइंग में दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना ड्राइंग में? आपको जो लाल लाल कलर के पॉइंट्स दिख रहे हैं, उनको जोड़ने वाली रेखाएं दिख रही है। ठीक है। तो इस प्रकार समझ लीजिए कि ये 8 प्रदेश जो है वो 8 प्रदेश लोक के भी इसी प्रकार से होंगे और जीव के भी इसी प्रकार से होंगे। ठीक है। हाँ या ना? समझ में आ रही है बातें? एक क्यूब के आकार से, क्यूब समझते सब लोग? हाँ, ठीक है। बर्फ का टुकड़ा होता है ना क्यूब, बर्फ के क्यूब, आइस क्यूब कहते हुए, रेफ्रिजरेटर में रखते कि नहीं? अब गर्मी का सीजन चल रहा है, तो जूस में डालोगे, मट्ठा में डालोगे, सब में डालोगे, है ना? चेहरे ऐसे नहीं करना कि आपको बर्फ की कोई जानकारी ही नहीं है या बर्फ लेते ही नहीं है। ठीक है ना? अरे छने हुए पानी का है, समझ लेना। ठीक है। चलो, रास्ते तो बहुत निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये आपको समझ में आ गई बात? ये 8 मध्य प्रदेश है। तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ये 8 मध्य प्रदेश कहां पर है? सुदर्शन मेरु के तलहटी के सेंटर में है। और ऐसे ही 8 मध्य प्रदेश कहां पर है? इस शरीर के सेंटर में है। अब इस शरीर के मतलब कौन से? उस सूक्ष्म निगोदिया जीव के। तो ये जीव के 8 प्रदेश और वो सुदर्शन मेरु के नीचे के 8 प्रदेश, ये बिल्कुल एक दूसरे में समाहित इस प्रकार से कोइंसाइड हो जाएंगे, एक दूसरे में समाहित हो जाएंगे। ठीक है। क्या होगा? तो ये जीव के 8 प्रदेश यहां पर आ गए। पर जीव क्या सिर्फ 8 प्रदेशों से बना हुआ है? कौन सा? सूक्ष्म निगोदिया जीव के 8 प्रदेशों से बना है क्या? नहीं। वो कितने प्रदेशों से बना है?
कितने, हाँ अब आपको बताना है कि भाई सूक्ष्म निगोदिया जीव जो है वो कितने प्रदेशों से बना है। अंजू पांडे दीदी। एक मिनट अनम्यूट कर लीजिए ठीक से। वल्लभ भैया जी, असंख्यात प्रदेशों से। असंख्यात प्रदेश क्यों दीदी, असंख्यात प्रदेश क्यों होंगे, संख्यात या अनंत क्यों नहीं होंगे? लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव के असंख्यात प्रदेश ही तो है भैया जी वो। जीव के प्रदेश असंख्यात है, बहुत बढ़िया। जीव के प्रदेश असंख्यात है, क्यों? क्योंकि जीव के प्रदेश ही असंख्यात होते हैं। अच्छा, जी। चलो उस जीव के शरीर के कितने प्रदेश होंगे? क्योंकि जीव के प्रदेश कौन सा आकार धारण करेंगे? जिस शरीर के अंदर है वो शरीर का आकार धारण करेंगे, हाँ या ना? हाँ। तो अगर वो शरीर का आकार धारण करेंगे तो सूक्ष्म पर्याप्त लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव जो है वो जीव आकाश के कितने प्रदेश को व्याप्त करेगा? वो अवगाहना जितनी लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव के बहुत जितने बढ़िया, तो अवगाहना है। जितनी उसके शरीर की अवगाहना है उतनी अवगाहना से वो आकाश के प्रदेश को व्याप्त करेगा। और बीचों बीच में कहां पर? जो सुदर्शन जो नीचे के 8 प्रदेश है उन 8 प्रदेश को सेंटर मान करके उसके आजू बाजू में उसका शरीर जो है वो हमको लेना पड़ेगा। 3 डायमेंशन में उसके आजू बाजू में उसके शरीर लेना पड़ेगा। सबको याद समझ में आ रही बातें? तो उसका कुछ शरीर जो है वो इस प्रकार से आपको मानना है कि सुदर्शन मेरु के अंदर, साक्षात सुदर्शन मेरु के अंदर नहीं जाएगा वो, है ना, क्योंकि वो तलहटी में नीचे। हाँ समझने के लिए कि भाई इस प्रकार से वो लेगा तलहटी में। ठीक है, तो अब ये सूक्ष्म निगोदिया जीव जो है चूंकि ये सूक्ष्म है किसी से अड़ने वाला नहीं है। तो आप सोचोगे भैया सुदर्शन मेरु तो है वहां पर, तो सुदर्शन मेरु के अंदर इसका शरीर कैसे जाएगा? तो ये सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव किसी से अड़ता है क्या? नहीं अड़ता है। नहीं। तो सूक्ष्म जीव तो वहां से बिल्कुल भी अपनी अवगाहना के साथ में रहेगा। तो इसकी अवगाहना कितनी होगी? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना कितनी होगी? तो वो तीसरे समय की जो अवगाहना है हाँ वही आयताकार सर्व जगह की जन्मने के समय की चर्चा चल रही है। हाँ। वो जितनी अवगाहना होगी उतनी अवगाहना लेकर के वहां जन्मेगा। वो भी कितनी है? घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण। कितनी है? घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण। तो घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण मतलब घनांगुल डिवाइडेड बाय असंख्यात, ऐसा आएगा, हाँ या ना? चलिए अब आपकी कॉपी में आपको लिखना है सर्वजगन्य अवगाहना इक्वल टू घनांगुल डिवाइडेड बाय असंख्यात। क्योंकि अब तक हमने दूसरों ने बताई हुई बात है कि उसके असंख्यात प्रदेश है, ये हमने मान लिया था। अब हमको आगम के द्वारा समझना है कि असंख्यात प्रदेश क्यों होते हैं। तो लिखा था आपने सर्वजगन्य अवगाहना इज इक्वल टू घनांगुल डिवाइडेड बाय असंख्यात। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, इस इक्वेशन को, इस सूत्र को और सिंपल कर लो। तो घनांगुल का अर्थ क्या होता है? घनांगुल का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? सारिका जैन दीदी। चौड़ाई, मोटाई और ऊंचाई। हाँ तो घनांगुल को हम कैसे तीनों में क्या लिखेंगे? घनांगुल को तीनों में क्या लिखेंगे? स्मिता दोषी दीदी। उससे अंगुल मोजायचं ना, उससे अंगुल। कौन से अंगुल से गिनना है अभी वो चर्चा नहीं है। हाँ हाँ वो तो वैसे भी हम लोग उत्सद अंगुल से गिनने वाले हैं। हाँ, पर घनांगुल को, घनांगुल का अर्थ क्या होता है? सुच्चांगुल को सुच्चांगुल से 3 बार गुना करना तब घनांगुल बनता है, हाँ या ना? हाँ हाँ। ये मैं आपसे अभी अपेक्षित कर रहा था। सुच्चांगुल का वर्ग घनांगुल। सुच्चांगुल का वर्ग घनांगुल नहीं, सुच्चांगुल का घन घनांगुल होता है। घनांगुल, हाँ। ठीक है, क्योंकि सुच्चांगुल क्या है? एक डायमेंशन है, दूसरा डायमेंशन फिर सुच्चांगुल, मतलब सुच्चांगुल की लंबाई, सुच्चांगुल की मोटाई, सुच्चांगुल की ऊंचाई, इससे घनांगुल बनता है। तो घनांगुल जो हमने लिखा है उसका अर्थ क्या हुआ? सुच्चांगुल गुना सुच्चांगुल गुना सुच्चांगुल। तो अभी हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई कैसे होगा? सुच्चांगुल, अब लिखो आप नीचे वाले में लिखो इज इक्वल टू, अगली लाइन पे लिखना इज इक्वल टू सुच्चांगुल डिवाइडेड बाय असंख्यात, सुच्चांगुल
को असंख्यात से भाग देना, सूच्यांगुल बटा असंख्यात गुना सूच्यांगुल बटा असंख्यात गुना सूच्यांगुल बटा असंख्यात। 3 बनेंगे। महेंद्र कुमार जी बन गए? अनम्यूट कर रहा हूं महेंद्र कुमार जी। घनांगुल को हम लोगों ने घनांगुल बटा असंख्यात को अभी जो लिखा ये समझ में आया क्या? आया ना समझ? समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। जरा सुभद्रा दीदी को बोल देना कैसे कैसे आया, अगर उनको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को नहीं आया। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, महेंद्र जी आपको अभी सुना बता देंगे, ठीक है ना। एक ही चीज है, जैसे जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे अगर मान लो 2 का हम घन कर लेंगे तो 2 का घन कितना आएगा? 8 आएगा। 2 को 2 गुना 2 गुना 2, ये जो 3 चीजों को हम लोग 2 को 3 बार करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आएगा, है ना। तो मैंने 8 लिखा क्या? 8 की जगह पर 2 गुना 2 गुना 2 ऐसा लिखेंगे तो भी अर्थ एक ही हो जाएगा ना। बस यही बात कर रहे हैं। तो घनांगुल बटा असंख्यात जो था उसको हम लोग दूसरी भाषा में लिख रहे हैं सूच्यंगुल बटा असंख्यात गुना सूच्यंगुल बटा असंख्यात गुना सूच्यंगुल बटा असंख्यात। बस सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। सबको समझ में आ गई बात ये? चलिए, अब सूच्यंगुल में कितने प्रदेश होते हैं? सूच्यंगुल में कितने प्रदेश होते हैं? जिन्होंने गणितमान पढ़ा है उनके लिए ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मैं रेडीमेड उत्तर दे देता हूं कैलकुलेटर की अपेक्षा से, ठीक है। तो भाई सूच्यंगुल में कितने होते हैं? असंख्याता संख्यात प्रदेश होते हैं। किसके? आकाश के प्रदेश। सूच्यंगुल में कितने प्रदेश होते हैं? आकाश के असंख्याता संख्यात। असंख्यात से असंख्यात गुना कर लो तो भी बड़ा असंख्यात आता है, ठीक है। तो अब नीचे लिख लो असंख्याता संख्यात डिवाइडेड बाय असंख्यात गुना असंख्याता संख्यात डिवाइडेड बाय असंख्यात इंटू असंख्याता असंख्यात डिवाइडेड बाय असंख्यात। मतलब अभी जो हमने सूच्यंगुल लिखा था, सूच्यंगुल को असंख्याता संख्यात से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। सूच्यंगुल की जगह क्या लिखेंगे? असंख्याता संख्यात बटा असंख्यात गुना दूसरा वाला सूच्यंगुल को लिखो असंख्याता संख्यात बटे असंख्यात, फिर असंख्याता संख्यात बटे असंख्यात, ठीक है। अब इसका उत्तर क्या आएगा? असंख्यात गुना असंख्यात इज इक्वल टू असंख्यात। इन सब का उत्तर क्या आएगा? असंख्यात, ठीक है। अर्थ क्या हो गया? ये असंख्यात क्या निकाला हमने? तो सर्वजगन्य अवगाहना वाले जो शरीर है लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव का, उसने आकाश में कितने प्रदेश घेरे हैं? असंख्यात प्रदेश घेरे हैं। और असंख्यात प्रदेश कहां से लगाना? उसके बीच वाले 8 प्रदेश को लेकर के उसके बाजू में असंख्यात लगाना, ठीक है। समझने के लिए उसका शरीर गोलाकार है ऐसा समझ लो। तो बीच में 8 प्रदेश, जैसे कोई बड़ा खरबूजा होता है ना, तो खरबूजे के सेंटर में 8 प्रदेश है और फिर पूरा खरबूजा। इस प्रकार से समझ लो कि वो सर्वजगन्य अवगाहना जो है वो। आ गई बात समझ में? क्योंकि हमने बहुत बार परिक्षेत्र परावर्तन को पढ़ा है, सुना है, उसमें हमेशा यही बात आई कि लोक के 8 मध्य प्रदेश के ऊपर जीव के 8 प्रदेश लगाना। बट लगाना मतलब कैसे लगाना, ये बात आज तक समझ में नहीं आई थी, इसलिए इतना सारा विस्तार किया गया, ठीक है। क्लियर है? आपके चेहरे कह रहे कि आपको खुशी हो रही है क्योंकि आपको ये बात समझ में आ रही, ठीक है। चलिए अब चलते आगे। अब आपको पहुंचना कहाँ है? सुदर्शन मेरु के तलहटी में नमोस्तु करके चलना त्रिभुवन तिलक को, है कि नहीं है? हमें तो बहाना चाहिए भगवंतों के दर्शन करने का। मान लो कोई चैत्यालय है, उसके सामने से मंदिर जी है, उसके सामने से आप गुजर रहे हो, अपने काम करने के लिए मंडी में जा रहे हो, तो बिना, अब अंदर मान लो नहीं जा रहे हो, पर बाहर से जा रहे तो बंद दरवाजे को देख करके भी तो नमोस्तु करते कि नहीं करते हो, है कि नहीं है? तो अब आपको कहाँ जाना है? सुदर्शन मेरु के तलहटी पे पहुंचना है। और आप लोग कहां पर हो? भरत क्षेत्र के आर्यखंड में।
तो सबसे पहले तो हमको विधेयक क्षेत्र में जाना है सुदर्शन बेरू के पास, फिर उसकी तलहटी में नीचे घुसना है। मन से जा रहे हो ना, तो जाते जाते जो भूमि के ऊपर भद्रशाल वन है उसके दर्शन तो हो जाएंगे। तो उसके दर्शन करते करते तलहटी में पहुंच जाओ। ठीक है, तो तलहटी में पहुंच गए। तलहटी में क्या दिखे? 8 मध्य प्रदेश, लोक के 8 मतलब आकाश के 8 बीच वाले प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब उनके ऊपर क्या है? उस अवगाहना, सर्वजगन्य अवगाहना वाले सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के 8 प्रदेश उसको लगे हैं और उसके बाजू में उसका शरीर धारण किया है। ठीक है, आंखों के सामने आ गई ड्राइंग। चलिए, अब इस अवस्था में वो पहला जन्म ले लिया। अब इसकी आयु कितनी है? इस जीव की आयु कितनी है? इस जीव की आयु कितनी है? जय श्री दीदी, इस जीव की आयु कितनी है? जो सूक्ष्म निगोदिया जीव अभी जिसकी चर्चा कर रहे हैं, सुदर्शन बेरू के नीचे जिसने अभी जन्म लिया है, उसकी आयु कितनी होगी? की आयु तो थोड़ी सी होती है। थोड़ी मतलब कितनी? 1 मिनट? हाँ, एक श्वास में 18 बार जन्म बहुत सुंदर। एक श्वास में 8-10 बार, मतलब एक श्वास में तो 18 बार जन्म करना है। हमको तो सिर्फ एक जन्म का चाहिए। मतलब कहेंगे उसको क्षुद्र भव। क्या कहेंगे आगम की भाषा में? क्षुद्र भव। तो क्षुद्र भव के समय के लिए वो जीव अपनी आयु पूर्ण किया और मर गया। ठीक है, अब पर क्षेत्र में क्या होता है? पर क्षेत्र में हमें आकाश के हर एक प्रदेश के ऊपर जन्मना है। हमें आकाश के हर एक प्रदेश के ऊपर जन्म लेना है। अभी आपने कहा जन्म लिया? अभी आपने जन्म कहाँ लिया? भाई कहने के लिए तो आपने 8 मध्य प्रदेश को 8 अपने प्रदेश अलाइन कर लिए, पर जन्म क्या सिर्फ उन 8 प्रदेशों से लिया आपने? जन्म तो शरीर के सारे प्रदेशों से ले लिया है ना, अवगाहना की अपेक्षा से। तो उस अवगाहना के अंदर जो असंख्यात प्रदेश आकाश के आए, उसमें से एक 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 प्रदेश के ऊपर आपको जन्म लेना है। मतलब असंख्यात प्रदेश के ऊपर अगर जन्म लेना है, एक प्रदेश के ऊपर एक जन्म लेना है, तो असंख्यात प्रदेश के ऊपर कितनी बार आपको लेना पड़ेगा? असंख्यात बार आपको जन्म लेना पड़ेगा। कौन सा असंख्यात? तो वो असंख्यात जो असंख्यात उस सर्वजगन्य अवगाहना के शरीर के प्रदेशों की अवगाहना थी, वो वाला असंख्यात। मतलब उदाहरण के लिए वो असंख्यात को हम लोग 100 मानेंगे। 100 प्रदेश व्याप्त किए उस जीव ने, सूक्ष्म निगोदिया ने। मतलब 100 प्रदेशों के ऊपर मुझे जन्म लेने के लिए उसी जगह पर अगर मैं 100 बार अगर जन्म लूंगा तो सारे प्रदेश कवर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है मैं अभी जो बोल रहा हूं। वो एक बार जन्मा, उसने 100 प्रदेशों को व्याप्त किया। असंख्यात को किया है, अभी 100 समझते हैं। तो एक बार जन्मा तो 100 प्रदेशों को व्याप्त किया, किंतु हमें एट ए टाइम एक ही प्रदेश को लेना है। अब अगर इधर उधर खिसकेंगे तो कोई मतलब है क्या? नहीं, क्योंकि पहली बार जो मैंने 100 को व्याप्त किया था, पहले उन्हीं 100 को पूर्ण कर लेते हैं। और उन्हीं 100 को पूर्ण करने के लिए उसको 100 बार जन्म लेना पड़ेगा, हाँ या ना? पहली बार जन्म लिया तो मान लो बीच वाला प्रदेश लिया, अगली बार लिया उसके आजू बाजू का प्रदेश लिया, फिर अगली बार लिया उसके आजू बाजू का प्रदेश लिया। बट आजू बाजू का मतलब वो 100 के अंदर वाले ही प्रदेश तो है। मतलब मुझे 100 बार वहां पर जन्म लेना पड़ेगा उसी जगह पर, तब जाकर के मैं उन 100 प्रदेशों को पूर्ण कर लूंगा। ठीक है, और अवगाहना मुझे हमेशा उतनी ही रखनी पड़ेगी। क्यों? ऐसी जरूरत नहीं बोल रहे यहां पर। क्यों? अवगाहना कितनी भी हो जावे, मुझे वो प्रदेश अपनी अवगाहना के अंदर करे, उसको कवर करना है, बस इतनी सी बात है। तो पहले मान लो मैंने 100 प्रदेश जो है उन 100 प्रदेशों को मैंने कवर किया था। अब मान लो दूसरा जन्म जब मैंने लिया 500 प्रदेशों के साथ में लिया, बट अलाइन कहां करूंगा? वही 8 मध्य प्रदेशों को अलाइन करूंगा।
तो 8 मध्य प्रदेशों को अगर मैं अलाइन करूंगा तो 500 प्रदेशों के साथ जन्मा हो तो भी पहले 100 प्रदेश में से ही तो कवर हो जाएंगे ना, पहले 100 प्रदेश जो थे वो भी तो कवर हो जाएंगे। इसका मतलब है अगर मैं 100 प्रदेश थे तो 100 प्रदेश को एक बार मैं पूरा कर लूंगा, फिर उसके आगे अगले 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 प्रदेशों को जाऊंगा, क्योंकि शुरुआत मैंने जिस अवगाहना से की है उस अवगाहना से जितने प्रदेश मैंने प्राप्त किए थे, क्योंकि फाइनल मेरा टारगेट क्या है, मुझे लोक के सारे 343 घनराज्यों के सारे जितने प्रदेश होते हैं असंख्यात, उन असंख्यात प्रदेशों के ऊपर एक एक प्रदेश को करते 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 क्रम से मुझे उसके ऊपर जन्म लेना है। जन्म लेना है कोई भी अवगाहना के साथ ले लूं, कोई भी गति से ले लूं, कोई फर्क नहीं, बट वो पॉइंट आना चाहिए, कवर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको सोचते हुए आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, चर्चा करेंगे, पहले समझ लो इसको। तो असंख्यात प्रदेशों को उस जीव ने प्रथम अवगाहना के साथ में व्याप्त किया था। उन असंख्यात प्रदेशों के जन्मों को पूर्ण करने के लिए उस जीव को असंख्यात बार वही जगह पर जन्म लेना पड़ा। अब वो जो जन्म लिया है कितनी आयु के साथ लिया है, कौन से शरीर के साथ लिया है, कितने बड़े शरीर के साथ में लिया है, इस कौन सी गति से लिया है, कौन से वेद से लिया है, कोई उसके लिए संबंध नहीं, पर्याप्त अपर्याप्त कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको बस वही असंख्यात प्रदेश पूर्ण करने हैं पहले। इसीलिए आचार्य भगवान ने यहां पर क्या लिखा, अब फिर से हम इस चार्ट को पढ़ते जो आपके सामने है, लिखा है जगन्य अवगाहना का धारक, मतलब घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रदेश जिसमें असंख्यात प्रदेश लोक के आ जाते हैं, ऐसे जीव की अवगाहना, जीव अवगाहना के साथ में लोकाकाश के मध्य के 8 प्रदेशों के ऊपर, लोकाकाश के मध्य 8 प्रदेश कहने से क्या हो गया, आपने आकाश के कौन से कहां से शुरुआत करनी है इसका निर्धार कर लिया। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अपने शरीर की अवगाहना के 8 मध्य प्रदेश उसके ऊपर टिका करके जन्म लिया, मतलब अपने प्रदेश शरीर जो है वो शरीर जगन्य अवगाहना वाला जो वहां है, तो उसके आजू बाजू में कौन से असंख्यात प्रदेश आपने व्याप्त किए, इसका गणित हो गया। तीसरा, अपनी आयु पूर्ण करके मरा, पहला भाव पूरा हो गया, क्योंकि अगला शरीर धारण करके जन्मने के लिए पहला मरण भी तो होना जरूरी है, इसलिए पहला मरण होकर के पूर्ण हो गया। पुनः उसी प्रकार से दूसरी बार जन्मा, आयु पूर्ण करके मरा, फिर उसी प्रकार तीसरी बार जन्मा, फिर उसी प्रकार चौथी बार जन्मा। कितनी बार जन्मना है, कितनी बार जन्मना है, तो जब तक पहली वाली अवगाहना के प्रदेश जो सारे लोक के व्याप्त किए थे उन प्रदेशों को पूर्ण नहीं करता, अर्थात प्रथम शरीर अवगाहना के जितने प्रदेश थे उतने प्रदेश के लिए, ज्यादातर और कुछ आचार्यों ने इस प्रकार से भी माना है कि उतनी ही अवगाहना के साथ में। ठीक है, तो यहां पर अवगाहना की चर्चा नहीं है, मुख्यता से है कि उन्हीं असंख्यात प्रदेशों को पूर्ण करना है पहले। तो ये चार्ट यहां तक पूर्ण होता है। अभी तक अपना परक्षेत्र परावर्तन आगे नहीं गया है, वही उसी जगह पर है। उसने 343 घनराज्यों में से बीच वाले कुछ प्रदेशों को व्याप्त करके वहां पर जन्म लेना पूर्ण किया है। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, उसके बाद मैं आपके प्रश्नों को लूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे आचार्य भगवान क्या कह रहे देखते हैं। अब क्या कहते देखो, अब वो जो नीला सबसे बीचों बीच में आपको ये पूरा ड्राइंग जो दिख रहा है उसके बीचों बीच में जो नीला कलर का ब्लॉक दिख रहा है क्या, ये नीला ब्लॉक क्या है, ये शुरुआत के जो 8 मध्य प्रदेश है वो दिखा दिया आपको। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, उसके पश्चात निकटवर्ती, अब जो आपके आकाश के प्रदेश पूरे हो चुके हैं उसकी कोई भी दिशा का एक प्रदेश लगा लेना, निकटवर्ती एक प्रदेश आकाश का। ठीक है, अब उस प्रदेश को अपने अंदर लेना है, उस प्रदेश को अपनी अवगाहना के अंदर लेना है। तो अर्थ क्या होगा कि भाई वो जो आकाश का प्रदेश है उसके ऊपर भी हमने जन्म ले लिया। समझ में आ गई बात? उदाहरण में जो पहले मैंने 100 बार जन्म लिए थे, तो 100 बार जन्म लेकर के मैंने क्या किया था, तो 100 प्रदेशों को व्याप्त करके मैंने 100 एक एक करते करते 100 प्रदेशों के ऊपर मैंने जन्म लिया था। ठीक है, वहां तक बात पूरी हो गई थी। अब 101 नंबर का प्रदेश ढूंढो, ढूंढो मतलब
अरविंद जी सोचेंगे पूर्व दिशा में, स्मिता दीदी कहेगी पश्चिम दिशा में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी एक निकटवर्ती ले लेना। ठीक है, तो एक निकटवर्ती प्रदेश 101 नंबर का प्रदेश आ जाएगा। तो अब आपको अवगाहना कितनी करनी है? अवगाहना कितनी करनी है? अवगाहना इतनी होनी है कि वो जो 101 नंबर का जो प्रदेश है वो अपने शरीर के अवगाहना के अंदर आ जावे जन्म के समय। ठीक है, आप हो सकता है 200 प्रदेश के साथ में जन्म लेना, 500 प्रदेश के साथ जन्म लेना, 800 प्रदेश के साथ जन्म लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वो जो 101 नंबर का जो प्रदेश है वो जन्म लेने की जगह पर वो आपके शरीर के अंदर होना चाहिए, वो एक ही प्रदेश एक्स्ट्रा, ये समझना है आपको। क्लियर है? तो अब एक इसका अर्थ क्या हो गया, आप 101 नंबर के प्रदेश के ऊपर जन्मे, वहां पर अपनी आयु पूर्ण करके मर जाना, फिर एक उसका निकटवर्ती लेना कोई भी दिशा का, क्रम क्रम से 102 नंबर, 103 नंबर, 104 नंबर, हमने यहां पर ऊर्ध्व दिशा दिखाई है, 105 नंबर, 106 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, लोक तक चले गए, फिर अगली पंक्ति लेकर के फिर पूरे प्रदेश को पूर्ण कर लिया, फिर अगली पंक्ति, फिर अगली पंक्ति, फिर अगली पंक्ति, इस प्रकार से ऐसे क्रम से एक एक प्रदेश आगे बढ़ता हो। कौन सा प्रदेश? लोकाकाश का प्रदेश आगे बढ़ाता हुआ लोकाकाश के सर्व प्रदेशों पर जन्म जब ले करके पूर्ण हो जाएगा, तब पर क्षेत्र परावर्तन पूर्ण होता है। प्रारंभ का क्षेत्र जगन्य अवगाहना वाले शरीर से लिया है, आगे के क्षेत्र पर उत्पत्ति अलग प्रकार की पर्याय में भी हो सकती है। मतलब पहली जगन्य अवगाहना लेकर के जो असंख्यात बार जो जन्मा है, वो प्रारंभ का जो क्षेत्र है वो जगन्य अवगाहना के साथ ले लिया, और उसके आगे वाले जो है वो कह रहे हैं कि अलग अलग पर्याय में हो सकते, मतलब अलग अलग प्रकार के शरीरों को धारण करके हो सकते। बस समस्या इतनी है या इतनी सी कंडीशन है, इतनी सी एक यहां पर इस प्रकार से कह रहे हैं कि भाई जो नया वाला प्रदेश, एक प्रदेश जो है वो जन्मते वक्त आपके शरीर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात यहां पर कह रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई पर क्षेत्र परावर्तन में कितना समय लगता है? आचार्य भगवान कहते हैं कि स्व क्षेत्र परावर्तन में जितना समय लगता है उतना ही पर क्षेत्र परावर्तन में भी समय लगता है। कितना लगता है? अनंत अनंत वर्ष लगते हैं। अब ये अनंत अनंत कौन से हैं? तो कहते हैं एक क्षेत्र परावर्तन में अनंत द्रव्य परावर्तन होंगे। तो द्रव्य परावर्तन का काल कितना है, कौन बताएगा? द्रव्य परावर्तन का काल, जो लोग पहले हाथ हैंड रेस करते हैं उसको निकालते जा रहे, क्योंकि हमें समझता नहीं कि नए लोग कौन हैंड रेस कर रहे हैं। हाँ भाई, द्रव्य परावर्तन का काल कितना है? अर्चना दीदी भरूच बताइए। भैया अनंत सागर। अनंत सागर वर्ष कह देना, नहीं कोई तो समय अनंत समय सागर समझ रहे, अनंत सागर वर्ष होगा। चलिए विजया लक्ष्मी दीदी आप बता देना, अगर द्रव्य परावर्तन को अनंत सागर वर्ष लगते हैं तो क्षेत्र परावर्तन को कितने लगेंगे? विजया लक्ष्मी दीदी हैंड रेस करना था कि हम आपको अनम्यूट कर सके। चलिए अनम्यूट किया है मैंने आपको। हाँ, उससे अनंत सागर ज्यादा। अरे कैलकुलेशन करके हमको रेडीमेड परोसो, कितना हो जाएगा? अनंत मतलब सागर वर्ष को अनंत से गुना करेंगे तो अनंत अनंत सागर वर्ष आ सागर जाएगा। वर्ष। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गई बात। तो क्षेत्र परावर्तन में कितना है, और क्षेत्र परावर्तन कैसे होता है? दोनों को मिलकर के, स्व क्षेत्र परावर्तन अधिक पर क्षेत्र परावर्तन, दोनों को मिलकर के हो जाता है। ठीक है, और दोनों का मिलकर के जो क्षेत्र परावर्तन है उसका काल कितना है? अनंत सागर वर्ष है। तो इनडायरेक्टली अर्थ क्या हो गया? एक अर्धपुद्गल परावर्तन से अनंत गुना ज्यादा एक स्व क्षेत्र परावर्तन होता है या पर क्षेत्र परावर्तन होता है। ठीक है, अर्थ इस प्रकार से होता है। आचार्य अंत में कहते हैं लोक का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां जीव का जन्म ना हुआ हो। अर्थात हम लोग सिद्ध शिला को भी स्पर्श करके आ गए हैं। कितनी बार? अनंत बार। वायु का ही जीव बन करके वहां उस वात वलय में भी हमने जन्म लिया है जहां पर सिद्ध भगवान विराजमान है। पर क्या वहां जन्म लेने मात्र से हमको कोई सिद्ध परमेष्टि कह दिया?
नहीं, क्योंकि आपके घर में जैसे आप भी रहते हो, छिपकली भी रहती है, मच्छर भी रहता है, खटमल भी रहता है, चींटी भी रहती है, तो क्या घर उनके नाम पर हो जाता है? नहीं होता है ना? तो वैसी बात है। तो हम लोगों ने इस लोकाकाश का एक ऐसा प्रदेश नहीं छोड़ा कि जहां पर हमने जन्म नहीं लिया, अनंत बार जन्म लेकर के आ गए। तो आप और हम ब्रह्म स्वर्ग में भी जन्म लिया था, आपने और हमने सर्वार्थ सिद्धि में भी जन्म लिया था, जगह की अपेक्षा सर्वार्थ सिद्धि के ऐमिंद्र होकर के नहीं, उस पर्याय में नहीं, उस जगह पर लिया था। क्लियर है? अब उस जगह पर कौन सा जीव बनोगे? तो उनके जो विमान जो पृथ्वी का एक है, वो पृथ्वी का एक विमान बन के वो पृथ्वी का एक जीव बने होंगे, कई वायु का एक जीव बने होंगे, कई जल का एक जीव बने होंगे। और उस अपेक्षा से हम लोग उन स्वर्गों में जाकर के आए हैं। आप और हम 7वें नरक में भी जन्म ले चुके हैं, नारकी करके नहीं, पता नहीं नारकी करके भी अगर कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी किए होंगे, क्योंकि जब भव परावर्तन की बात आएगी तो वो भी सिद्ध हो जाएगा कि हम लोग नारकी बन करके भी आए हैं, 7वें नरक के नारकी भी बने हुए हैं। ठीक है, बट अभी मैं ज्यादा उत्सुकता को, ज्यादा चीजें आगे की जो क्या कह सकते हैं उसके सीक्रेट से उसको नहीं बताऊंगा। अभी तो सिर्फ क्षेत्र परावर्तन के सीक्रेट को ही ले लो। ठीक है, क्लियर है? इसको कहते हैं परक्षेत्र परावर्तन। अर्थात फिर से परिभाषा की अपेक्षा से जब देखेंगे तो लोकाकाश के मध्य के 8 प्रदेशों के ऊपर सर्वजगन्य अवगाहना के साथ उस शरीर की मध्य 8 प्रदेशों को उन लोक के 8 प्रदेशों के साथ लगा करके, सर्वजगन्य अवगाहना के साथ उसके जितने प्रदेश होते हैं उतनी बार जीव अगर वहां पर जन्मता है और मरण करता है, उसके पश्चात लोकाकाश के एक एक प्रदेश को क्रम से, निकटवर्ती प्रदेश को क्रम से एक एक प्रदेश के ऊपर जन्म लेते 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 343 घनराजु इस लोक के सभी प्रदेशों के ऊपर वो जन्म लेकर के पूर्ण करता है, तब जाकर के एक परक क्षेत्र परावर्तन होता है। मीना दोषी दीदी कह रही है हम थक क्यों नहीं गए? दीदी ऐसी जगह पर थकना हमको मालूम नहीं है, अभिषेक करके हम थक जाते हैं। अरे कल ही तो किया था, चौका कल ही तो लगाया था, वहां हम थक जाते हैं, है कि नहीं? नीना दीदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अरे नीना दीदी तो खुद इतने आहार देती है कि पूछो मत, घर वाले थक गए हैं उनके, अरे कितना आहार दोगी? और बच्चे जिनकी पाठशाला चलाती है ना, उनको भी चौके में लगा करके उनके पास से भी आहार दिलवाया। ठीक है, चलो और कौन है बताओ भाई अगले। अब आपके प्रश्नों को बंदूकें चलाओ, आपकी मशीन गन शुरू करो। अब सुरेखा शादी थी अहमदाबाद, जिनके प्रश्न नहीं है, जो पहले के उत्तर बताने वाले थे और हैंड रेस है तो हैंड रेस निकाल देना, जिनके प्रश्न है उतने ही हैंड रेस रखना। सुरेखा शादी थी अहमदाबाद, फिर हेमांगी दीदी, अंजलि दीदी, फिर अर्चना दीदी, फिर रेखा दीदी, फिर दीपा दीदी, फिर नीना दीदी, फिर अरविंद जी, वंदना भैया। और बाकी जो है जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया है उनको सारे के सारे परक क्षेत्र परावर्तन समझ में आ गया, ऐसा मैं समझ लूं? जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए हैं, अरे तो फिर हाथ ऊपर क्यों नहीं करते? हाँ भी नहीं करते, हाथ भी ऊपर नहीं करते। चलो वंदना भैया, हाँ दीदी बोलिए। अब मेरा पहला प्रश्न है कि आपने जो सूच्यांगुल वाला बताया ना, सूच्यांगुल में असंख्याता या असंख्याता संख्यात लोक प्रदेश होते हैं। देखो मैंने असंख्यात कहा है, पर वो बड़ा असंख्यात होता है, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहता कि असंख्यात होते हैं, कहने के लिए असंख्यात भी कह सकते, कौन सा वाला असंख्यात ये नहीं बताया। अगर असंख्यात दिखता और असंख्यात बटा असंख्यात अगर ऐसा बोलता तो सामने से कोई बोलेगा भैया असंख्यात को असंख्यात कैंसिल हो जाएगा, उत्तर तो एक आएगा, फिर असंख्यात कैसे होंगे? तो उत्तर असंख्यात आपको बताने के लिए हमने बड़ा वाला असंख्यात लिखा, और बड़ा वाला असंख्यात लिखने के लिए असंख्यात असंख्यात लिखा। ठीक है, असंख्याता संख्यात बराबर, तो उसमें असंख्यात असंख्यात निकल जाएगा, संख्यात इंटू संख्यात बराबर असंख्यात, ऐसा होगा ना? नहीं नहीं नहीं, असंख्यात असंख्यात डिवाइडेड बाय असंख्यात इज इक्वल टू असंख्यात। असंख्यात असंख्यात गुना असंख्यात, तो आएगा उत्तर भी असंख्यात आएगा। मतलब सूच्यांगुल के में
लोक के असंख्याता असंख्यात प्रदेश रहते हैं, ऐसा बड़ा बोल। असंख्यात, बड़ा वाला असंख्यात प्रदेश होते हैं, ऐसा समझ लेना, क्योंकि आप उसको असंख्य उसका असंख्यातवा भाग लेने वाले हो, उसको असंख्यात से भाग देने वाले हो, इसलिए ऊपर वाला जो असंख्यात है उसको बड़ा मानना, क्योंकि इसका उत्तर असंख्यात आएगा। दूसरा प्रश्न है कि इस परिक्षेत्र परावर्तन में एक आया कि इस प्रकार जगन्य अवगाहना के जितने प्रदेश है उतनी बार उसने ऐसे ही जन्म प्राप्त किया, बराबर। बिल्कुल। तो सपोज दूसरी बार जन्म प्राप्त कर लेता है तो जगन्य अवगाहना से बड़ी अवगाहना से जन्म लिया। आपने बताया ऐसा ज्यादातर, चूंकि परिक्षेत्र में अवगाहना का दूसरे अगले वाले जो जन्म होते हैं उनमें अवगाहना की चर्चा नहीं है, पर ज्यादातर विद्वानों ने और ज्यादातर आचार्य भगवंतों ने भी वहां पर जो पहले जो लिए हैं वो उसी अवगाहना के साथ लिए, उसी प्रकार ये शब्द लगाया है उन्होंने। हाँ, तो दूसरी बार जन्म लेगा तो सपोज उन्हें 100 प्रदेश घेरे थे तो दूसरी बार उसी अवगाहना में करेगा तो 100 पहले 100 बार उसी अवगाहना से, इस प्रकार से ज्यादातर लिया है, तो 100 बार जन्म लेना पड़ेगा उसको एक एक प्रदेश को पूर्ण करने के लिए। हाँ, ये 100 हम लोग उदाहरण के लिए कह रहे हैं। सपोज तो ऐसा हुआ ना, ठीक है। और यदि ज्यादा अवगाहना हुई 500 प्रदेश सपोज लिया तो 100 अवगाहना तो 100 प्रदेश को पहले ही पूरा हो जाएगा, तो फिर बाद में दूसरी बार तीसरी बार जन्म उसी अवगाहना से लेना पड़ेगा। देखो, एक पहले इसको हम पहले खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि जो विद्वानों ने इसके ऊपर जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि उसी क्षेत्र में जन्म लेना है। कितनी बार? जो पहली अवगाहना के जो प्रदेश थे उतनी बार उसी क्षेत्र में जन्म लेना है। कहीं पर भी जन्म लेगा वो, कोई जरूरी नहीं कि उसी क्षेत्र में। अब ये बात है कि बाजू का एक प्रदेश भी चूक कर अगर उसमें जन्म ले तो वो नहीं चलेगा, ऐसा कह रहे हैं। मतलब उसी क्षेत्र में उस प्रदेश को अपनी अवगाहना में कहीं ना कहीं तो रोककर उसको उत्पन्न होना चाहिए। तो इस प्रकार से उसको काउंट कर रहे हैं, तो समझने के लिए हमको ये समझनी बात है, ठीक है। हाँ, अब आपका प्रश्न पूछिए। आवाज चला गया। हाँ नहीं, आप आपका प्रश्न पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? बस वही कि पहली वाली जो प्रदेश घेरे हैं उतने प्रदेश कवर करने के लिए उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा है। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद भैया। चलिए, हेमांगी दीदी। वंदना भैया, भैया हर एक समय जब वो एक एक निकटवर्ती प्रदेश पर जन्म लेते 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 जाएगा तो हर एक जन्म में जो सेंटर के 8 चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, बस इतना कहा है, क्योंकि इतना विस्तार तो मूल गाथाओं में नहीं है। तो आगे टीकाओं में जो ग्रंथों में लिया, मैंने 2-3 ग्रंथ उठा करके इसके लिए अपनी जिज्ञासा को मैंने शांत किया कि भाई इतना तो कहीं मूल में तो कहीं नहीं दिया है, तो इसके बारे में क्या अर्थ लगाया उन्होंने इतना ही अर्थ लगाया है, क्योंकि अवगाहना के आगे जब क्रम से बढ़ते हैं तो अवगाहना की कोई वहां पर, अवगाहना की और शेप की, आकार की, इन दोनों की वहां पर कोई महत्वपूर्णता नहीं है। तो अगर ऐसी बात है तो वहां पर उन्होंने इतना ही बताया है कि नया प्रदेश वो नई अवगाहना के अंदर आना चाहिए, इतनी सी बात है, इतना था। मतलब उसमें फिर वो 8 प्रदेश वगैरह वो सारी चीजें उन्होंने नहीं कही है। जी भैया, धन्यवाद। हाँ, अंजलि दीदी। वंदना भैया, शायद मेरा प्रश्न इसी प्रकार से है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, शायद मेरा नेटवर्क तब चला गया था, मैंने सुना नहीं। जब पंक्ति में वो जन्म लेता है तो 8 प्रदेश तो वही रहेंगे, लेकिन जब वो पंक्ति में ऊपर 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 चला जाएगा तो ऊर्ध्वलोक में ऊपर की तरफ समझो 7 राज्यों तक पहुंच गया, तो उसके 8 प्रदेश और वो मैच कैसे होंगे? इसीलिए कहा कि जब आप क्रम से एक प्रदेश को बढ़ा रहे हो तब तो 8 प्रदेश का कब तक महत्व है? जब पहली अवगाहना के सारे प्रदेश, जैसे आपने उदाहरण में 100 लिया था, उतनी बार जन्म लेता नहीं है तब तक उसका महत्व था, क्योंकि वो अलाइनमेंट करके उतने वाले प्रदेशों को कवर कर रहा है। ठीक है। और एक बात को आप सब लोग समझ लो कि ये तो क्रम उन्होंने दिया है, क्या इस क्रम से नियम से कोई जन्मेगा? हाँ, मतलब क्या है, सर्वजगन्य अवगाहना से मान लो कि लोक के मध्य प्रदेश के ऊपर 8 प्रदेश टिका करके कोई जन्म ले लिया और अपनी आयु पूर्ण करके अंतर्मूर्त में लब्ध पर्याप्त क्षुद्र भव में मर गया। अब अगला भव हो सकता है कि वो वहां से लेकर के ऊपर चोटी वाले सुदर्शन मेरु की चोटी पर जन्म लेवे, तो वो काल जो अगला है, और हो सकता है कि वो पर्याप्तक भी बन जाए, जरूरी नहीं कि लब्ध पर्याप्तक बने, तो पृथ्वी का की अपनी आयु पूर्ण करेगा।
या जल का ही हुआ तो जल का ही करेगा। अब मान लो कि निगोद से निकल करके और कुछ दूसरे वाले पर्याय में चला जाए तो वो वाली आयु पूर्ण करेगा, वहां से और दूसरी वाली आयु, तीसरी वाली, चौथी वाली। तो ये सारा जो है वो परक क्षेत्र परावर्तन में काल तो काउंट हो जाएगा, किंतु क्रम में काउंट नहीं बनेगा। क्रम में काउंट कब बढ़ेगा? जब वो जीव वापस 8 मध्य प्रदेशों के ऊपर सर्वजगन्य अवगाहना लेकर के जब तक जन्मता नहीं, तब तक परक क्षेत्र परावर्तन आगे नहीं जाएगा, वो होल्ड हो जाएगा वहां पर। मतलब समय तो अनंत सागर का जो अनंत गुना जो बढ़ाया है वो इसीलिए बढ़ता है क्योंकि अब आपके जो कंडीशंस है परक क्षेत्र परावर्तन के, स्व क्षेत्र परावर्तन के, वो और भी रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है, मतलब दुर्लभ से दुर्लभ होते जाते हैं, और दुर्लभ होने की वजह से वहां ज्यादा समय लगने वाला है, ये उसका अर्थ है। दूसरा प्रश्न शायद इसी से रिलेटेड था, अभी आपने उसका ये बता दिया कि यदि दूसरी अवगाहना से उसने जन्म लिया तो काउंट नहीं होगा, ये बात तो अभी आपने बता दी। और दूसरे प्रदेशों पर लिया तो दूसरे प्रदेशों, ठीक है, समझ, धन्यवाद। और एक बार आपके मध्य प्रदेश वाले सारे हो गए तो उसके बाद में अवगाहना कोई भी हो सकती है, अवगाहना का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। बस वो नया वाला प्रदेश अंदर आना चाहिए जन्म के समय। अर्चना दीदी, भरूच। भैया जी, ये जो पहला क्षुद्र मतलब ये सूक्ष्म निगोदिया जीव का जो आपने अपन ने कर रहे हैं 100 भाव है, मान ली जो आपने बताया, तो 8 प्रदेश हैं, तो जब दूसरा उसका जन्म होगा तो पहले वो ये 8 प्रदेशों को कवर करेगा, बाद में 9वां प्रदेश कवर करेगा? नहीं, और देखो पहली बार जब वो कवर कर रहा है तो 8 प्रदेश के इतना छोटा जीव तो कोई होता ही नहीं है। वो वैसे नहीं बोल रही हैं, वो नहीं बोल रही हैं 8 प्रदेश छोटा जीव वाली बात, मतलब वो जो भी जीव आया वो सबसे पहले जन्म लेगा, तो ये जो मतलब हर 100 प्रदेश में उसको जन्म लेना है, 100 प्रदेश में सर्वजगन्य अवगाहना के साथ ही लेना है, और वो 8 प्रदेशों को टिका करके ही लेना है। मतलब 100 जन्म उसके 8 प्रदेशों को टिका के ही होंगे, मतलब वही होंगे, तभी तो उसी प्रकार उसी जगह पर जन्म लिया ऐसा सिद्ध होगा ना, नहीं तो कैसे होगा? मतलब वो तो फिर उसी, मान लीजिए वो सर्किल, एक सर्किल है, उस सर्किल में बीच का जो सेंटर है वो 8 मध्य प्रदेश होगा। बिल्कुल उसी जगह पर उसी अवगाहना के साथ, 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 कितनी बार? जितनी बार जितने प्रदेश उसके अंदर है उतनी बार। तो मतलब ये हो गया जैसे एक के ऊपर एक थाली रखते जा रहा है, वैसा हो गया ये चीज। तो रखने की तो कोई बात ही नहीं, वहां जो पहला जन्म पूरा कर दिया, हाँ जन्म पहला पूरा कर दिया, शरीर विघटित हो गया, खत्म हो गई बात। हाँ नहीं, लेकिन अपन और वैसे तो सूक्ष्म निगोदिया है, दिमाग में फिगर बनाए तो एक प्रकार से देखा जाए कि एक मान लीजिए 8 प्रदेश हैं और उसके सर्किल वाला उसका शरीर है। अगर दिमाग में अगर आपको फिगर बनानी है तो आप इस प्रकार से बनाइए कि 8 प्रदेश के आजू बाजू में एक आकार आपने बनाया है, और उस आकार के अंदर जितने प्रदेश है उतनी बार वो जीव वहीं पर उतनी ही अवगाहना के साथ में जन्म लिया और मर गया, जन्म लिया और ये एक कंप्लीट हुआ, ये हाँ। एक जीव का भाव 100 मतलब असंख्यात भाव कंप्लीट हुए। फिर दूसरी बार 101 एक प्रदेश बढ़ा के जिसमें ये 100 प्रदेश में से एक प्रदेश होना चाहिए। अब यहाँ से आगे जब वो खिसकता है तो यहाँ से आगे जब होता है तो वो जो नया वाला प्रदेश है वो उसकी अवगाहना के अंदर आना चाहिए, अवगाहना कितनी भी हो गए, इसी 100 वाले की एक प्रदेश कम से कम लेना चाहिए, कम से कम एक प्रदेश नया वाला आना चाहिए उसमें। हाँ ठीक है, ठीक। रेखा दीदी। वंदना भैया, वो पहला प्रश्न का उत्तर तो मिल गया कि जितना हमने प्रदेश व्यापा है, जितने प्रदेश 8 प्रदेशों को मैच करने के लिए जितने प्रदेश हमने व्यापे हैं उतनी बार उधर ही वहां ही जन्म लेना पड़ेगा, और उसके पश्चात निकटवर्ती एक आकाश प्रदेश को अवगाहन कर जन्मना है, तभी तो जितनी हमारी अवगाहना है उसके निकट ही हम और दूसरा जन्म लेना चाहिए क्या? देखो अब अगले प्रदेश के ऊपर जो जन्म लेना है तो किसी अवगाहना के साथ कर सकते हो। अब पहले वाली अवगाहना सर्वजगन्य अवगाहना वो बात खत्म हो गई, वो हो गया,
उसके बाद में आप जब निकट वाले आप 101 नंबर के ऊपर जब जन्म लेना है तो कोई भी अवगाहना के साथ ले लेना, हाँ किंतु वो नया प्रदेश अब आपके शरीर के अंदर होना चाहिए जन्म के समय, मतलब आपको वहां पर जन्म लेना है अभी। यानी कि हमारी जितनी अवगाहना है हम्म, उसके बाहर का प्रदेश नहीं चाहिए, उसके अंदर ही आना चाहिए। उसके निकट का अंदर, प्रदेश, क्योंकि अगर नहीं तो फिर आप जन्म कहाँ ले रहे हो? अगर हाँ 101 वो नंबर के समझ प्रदेश के ऊपर जन्म लेना है मतलब वो 101 नंबर का प्रदेश आपके शरीर के अंदर होना चाहिए, ये उसका हाँ आगे जीपीएस की अपेक्षा। हम्म। ठीक है दीपा दीदी। तो वो दूसरी बार वो जो ऊपर के प्रदेश में जन्म लेगा तो आजू बाजू के सब प्रदेश भी आएंगे ना उसके आएंगे साथ? ना, कोई बात नहीं, आने दो ना, कोई बात नहीं है। पर बड़ी अभी वाली 101 नंबर वाला आ रहा है ना, 101 नंबर की बात चल रही है तो 101 नंबर वाला अंदर है, बाकी बहुत सारे आएंगे। अगर मान लो 101 के साथ में 105 भी अंदर आ गया है तो 105 की तरफ हम नहीं देखेंगे, अभी हम 101 को देखेंगे। फिर उसके बाद 102 पर जन्म लेंगे, फिर 103 पर जन्म लेंगे। पर 103 के ऊपर जन्म लेते हैं तो अगर 118 नंबर का अगर अंदर शरीर के अंदर आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी तरफ नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें विवक्षा 103 की है। इस प्रकार से बेसिकली हर एक प्रदेश को, जितने प्रदेश है उतनी बार क्रम से उसको जन्म लेना है, ये उसका अर्थ होता है इनडायरेक्ट। क्योंकि ऐसा तो होगा, क्योंकि सर्वजगन्य अवगाहना में अपने 100 प्रदेशों के साथ में अगर मान लो जन्म लिया है, अगला शरीर कुछ भी हो जाए, मेरा शरीर 500 प्रदेशों का हो सकता है, और 500 प्रदेशों का अगर मान लो 101 नंबर को अंदर लेना है तो 500 को लेने के लिए और 400 प्रदेश जो नए वाले हैं वो भी तो अंदर आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको भी हमने जी लिया या उसके ऊपर जन्म ले लिया, नहीं, तो हमने 101 ऊपर ही जन्म ले लिया, बस इतनी सी बात। जो बाकी के 400 उनके ऊपर वापस जाएंगे ही जाएंगे। ये बात कैसे सिद्ध होती है? पहली बार आपने जब जन्म लिया था, सबसे पहली एक क्रमांक का जब जन्म लिया था तब तो 100 प्रदेश आपके अंदर आ ही चुके थे, फिर भी आपने 100 बार जन्म ले लिया उसी जगह पर। क्यों? क्योंकि वो 100 बार होना महत्वपूर्ण है। वैसे ही जब 101 को लेंगे और 101 के साथ में और 300 प्रदेश अंदर आ जाएंगे क्योंकि बढ़िया अवगाहना है जन्म के समय, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 101 का जन्म हुआ इतना ही मानेंगे। ठीक है ना? जैसे आप अगर 2 व्रत एक साथ कर रहे हो तो आज का उपवास कौन सा है, आज का उपवास एक दूसरे वाले का नहीं मानेंगे। बहुत बार लोग मिक्स करके भी चलते हैं, तो ऐसी बात समझ लेना। चलो दीपा दीदी को आ गई बात समझ में। अरविंद जी पूछो ना भैया जी, ये अपने एग्जाम्पल जो लेते हैं इसमें 100 प्रदेश का एक साइकिल पूरा हो गया, इसके बाद 101 जब आएगा तब ऐसा भी होगा कि जो स्व क्षेत्र का जो एक प्रदेश बढ़ा के जो अवगाहना करना है अपन को, तो 101 में स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र दोनों पैरेलल वहां कोइंसिड मतलब हो सकेगा बराबर है? चल सकते, उसमें कोई बात नहीं। बराबर है ना? अवगाहना की अपेक्षा से अगर वो स्वक्षेत्र का परावर्तन वाला आएगा तो उसका भी काउंट बढ़ जाएगा, और पूरे क्षेत्र की अपेक्षा से तो उसका भी काउंट बढ़ जाएगा। नो कर्म की अपेक्षा से है काउंट तो वो भी बढ़ जाएगा, वो सारे मतलब भी आ जाएगा, वो सब तारगल गणित चल रहा है उनका, मतलब सब पैरेलल एक्टिविटी मतलब ऐसे हो सकती है बराबर। मतलब वो मार्क किस किस में लगाना है, वो जिस जिसकी कंडीशन पूरी होती है उसमें मार्क लग जाता है। बराबर, ओके ओके। सुमन सेठी दीदी। भैया जी वंदना। भैया जी जैसे एक सूक्ष्म जीव है, उसने अपना ये पूरा परावर्तन पूरा कर लिया, पर क्षेत्र परावर्तन इतना पूरा उसका उसी समय उस स्थान पर आ गया और ये पूरा परावर्तन पूरा हो गया, तो उसके बाद क्या उसका वो एकेंद्री में आ जाएगा? वो जीव सूक्ष्म जीव है जो एकेंद्री में जन्म लेगा, या उसकी अवगाहना तो बड़ी हो गई, ये पता चल गया, एक प्रदेश बड़ा हो गया, लेकिन फिर वो कौन से उसमें आएगा वो जीव एक परावर्तन पूरा करने के बाद? देखो आप स्व क्षेत्र की बात कर रही है कि पर क्षेत्र की कर रही हो? पर क्षेत्र अगर पर क्षेत्र की बात उसने 8 प्रदेश में पूरा अपना परावर्तन क्षेत्र की बात कर रही हो या फिर स्व क्षेत्र की बात कर रही हो, दोनों परावर्तन की शुरुआत जो है वो सर्वजगन्य अवगाहना से हो रही है। हाँ। उनको नियम से लब्ध पर्याप्त तक सूक्ष्म निगोदिया की पर्याय में ही आना पड़ेगा, तब जाकर के वो अगली साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगी। नहीं, वो पूरी कर ली अपन ने, वो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त तक की पूरी परावर्तन उसने पूरा कर लिया, उसके बाद वो किस में जाएगा, ये मेरा प्रश्न है। नहीं, वो तो कहीं पर भी जा सकता है ना। एक परावर्तन पूरा होने के पश्चात
अगला परावर्तन कब शुरू होना है? तो जब तक उसकी स्टार्टिंग कंडीशन शुरू नहीं होती तब तक तो उसको जाना ही पड़ेगा। मतलब नहीं, जाना तो पड़ेगा, लेकिन लेकिन वो एकेंद्रीय जीव में जाएगा या किस में जाएगा, ये मेरा प्रश्न। ये जरूरी नहीं है कहा जाएगा। अच्छा, द्रव्य परावर्तन में हमने सुना, गुरुमुख से सुना हमने द्रव्य परावर्तन में कि द्रव्य परावर्तन की अगली साइकिल जैसे ही 24 का यंत्र पूरा होता है, 24 कोटों का, तो नियम से पहली वाली वर्गना आ जाती है। ऐसा इसके बारे में नहीं, ये परावर्तन सिर्फ पूर्ण हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्व क्षेत्र की अपेक्षा परावर्तन पूरा हो रहा है, मतलब सभी प्रकार के शरीर धारण करके हो गए। और पर क्षेत्र का परावर्तन पूरा होता है मतलब आपने लोकाकाश के सभी प्रदेशों के ऊपर जन्म लेकर के पूर्ण हो गया। यहां पर कोई गति की, शरीर की कोई भी वहां पर महत्वता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप परक्षेत्र परावर्तन किसी भी भव के साथ में पूरा कर सकते हो, बशर्ते आप अंतिम लोकाकाश का बचा हुआ अंतिम क्षेत्र के ऊपर, अंतिम प्रदेश के ऊपर आपने जन्म ले लिया। अब इसके पश्चात क्या है, एक परक्षेत्र परावर्तन पूरा हो गया, अब अगला परक्षेत्र परावर्तन शुरू होना है। क्यों? क्योंकि अब एक परावर्तन खत्म होते ही दूसरा परावर्तन शुरू होता है। तो दूसरा परिवर्तन जो शुरू होना है वो कब से शुरू होगा? जब वो जीव सर्वजगन्य अवघाना के साथ में लोकाकाश के 8 मध्य प्रदेश के साथ जन्मेगा, वहां से शुरू होगा। अच्छा, मतलब वापस से वो सर्वजीव वही बतेगा। हाँ, मतलब यहाँ पर नियम है कि नहीं है ये अभी तक पता नहीं चला है कि भाई परिवर्तन पूर्ण होते ही अगला भव नियम से सर्वजगन्य अवघाना मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके बारे में नियम की बात अभी तक पता नहीं चली है। ठीक है भाई। हाँ। पर शुरुआत हमेशा उसी पर्याय से होती है। अंजू दीदी। जी भैया जी, आपने जो त्रस नाड़ी में जो दिए हैं प्रदेशों के साइन, तो वो बाहर भी तो हो सकते हैं, मतलब लोकाकाश के बाहर, जैसे वायु का एक इंद्रिय जीव इस तरीके से तो बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, होंगे ही होंगे, क्यों नहीं होगा, तभी तो 343 घनराजु पूरा होगा। जी जी जी, क्योंकि तिर्यक लोक में भी हम एक राजू इधर से इधर एक राजू पूरा कौन करते सी हैं। दिशा में जाना है, कौन से, अगर मान लो मैं ऊर्ध्व में चला गया हूं, अगर कोई पूर्व में काउंटिंग शुरू कर लेता है तो पूर्व में करोगे तो एक राजू के जितने प्रदेश आ जाएंगे, उसके बाद में तो उनको त्रस नाड़ी के बाहर जाना ही जाना है। जी, मतलब आधा राजू तो मध्य प्रदेश से आधा राजू जो एक दिशा में चले गए, हाँ, तो वो हो जाएगा। इसका कोई क्रम नहीं कहा उन्होंने कौन सी दिशा में जाना है। मतलब वो सेंटर अब छोड़ देंगे, जैसे असंख्यात बार उन्होंने उस अवगाना को करने के बाद वो छोड़ देंगे। क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं तो पूरा का पूरा लोकाकाश कैसे पूर्ण करेंगे, कैसे व्याप्त होगा। जी जी जी, ठीक है जी भैया, थैंक यू। चलिए, सब लोग, बाकी के लोग जो है अपने अपने प्रश्नों को लिख के रखो। आपका आज का समय पूरा होते जा रहा है, 5 मिनट है, उसमें जितने बैठेंगे उतने प्रश्न लेंगे। आप लिख के रखो, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। या तो मुझे आप व्हाट्सएप पर भेजना, नहीं तो फिर कल क्लास में जरूर पूछना। कल इसके ऊपर फिर से परक्षेत्र परावर्तन के ऊपर ही चर्चा हमारी चलेगी। चलिए, अगला प्रश्न है जयश्री दीदी, फिर मीनाक्षी दीदी, फिर अलका बरजाते दीदी, जितना बैठते उतना ले लेंगे। चलिए भैया जी, मेरा प्रश्न है कि आपने जो प्रदेश बढ़ते जा रहे हैं अवघाना के, और वो 8 प्रदेश, तो वहाँ आपने कहाँ दिखाया, सुमेरु के नीचे के भाग में ऐसा बोला ना? हाँ, सुमेरु के नीचे कौन सी गति में ऐसे एडजस्ट हो जाएगी? अब पहला जो सुमेरु के नीचे जाना है, सूक्ष्म निगोदिया है, तो तिर्यंच गति ही आएगी। और असंख्यात बात तिर्यंच गति के साथ उसी समय उसी जगन्य सर्वजगन्य अवघाना के साथ जाना है, तो उतनी सर्वजगन्य अवघाना तो कोई दूसरी गति में है ही नहीं है। तो मतलब पहले असंख्यात जन्म जो है वो सारे के सारे तिर्यंच गति के साथ ही होंगे। अगले वाले की कोई उन्होंने जिम्मेदारी नहीं डाली, उन्होंने ऐसा कोई नियम नहीं बताया कि अगले वाला कौन सा होगा। 8 प्रदेश में से ना आए तो एक भी, 8 प्रदेश से वो एक भी अंदर गिनती ना आए तो फिर वो ऐसे ही चला जाएगा। नहीं, गिनती नहीं आएगी तो काउंट नहीं करेगा। अगर मान लो कि ये नियम थोड़ी है कि वो वहीं पर जन्मेगा, अगर कहीं तीसरी जगह पर जन्मा है तो टाइम तो काउंट हो जाएगा, किंतु यहाँ पर वो उसका क्रम जो है वो 101 नंबर, 102, 103 वो तो काउंट नहीं होगा उसका, वो तो वही रुक जाएगी काउंटिंग। अगर पूरे लोकाकाश में अगर मान लो 1,00,000 प्रदेश है मानने के लिए, और आपने सबसे पहले 100 प्रदेश के साथ में सर्वजगन्य अवघाना पूर्ण करी है, तो 101, 102, 103, 104 करते 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 जरूरी नहीं कि 102 के बाद में आप 103 नंबर पर ही जन्मो, हो सकता है 102 के बाद में आप 99,000 नंबर पर जन्मो।
तो वो वाला कंसिडर नहीं होगा। जब तक आप 102 के ऊपर जन्म नहीं लेते तब तक बीच वाला कोई भी काउंट नहीं होगा। 102 पर जन्म हो, यहां पर काउंट 102 का हो जाएगा। जब 103 पर जन्म हो तभी 103 का काउंट हो जाएगा। इस प्रकार से तो अनंत काल बीत जाएगा। अनंत अनंत वर्ष, सागर वर्ष, बहुत बड़ा काल है, बहुत बड़ा काल। ठीक है, चलिए मीनाक्षी दीदी। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। 100 प्रदेश पूरे करने के लिए उसे 100 बार वहां जन्म लेना पड़ेगा और सुमेरु के नीचे ही जन्म लेना पड़ेगा उसी जगह पर। और सिर्फ लब्धि पर्याप्त निगोदिया जीव का ही जन्म होगा क्या? वही होगा क्योंकि अवगाना उसी के, उतनी अवगाना लेकर के जन्मना है तो वही जन्म होगा। और वो 101 से 1 के साथ जो जन्म लेगा तो 2.5 द्वीप के बाहर भी ले सकता है। वो 2.5 द्वीप के बाहर लेगा तो काउंट नहीं होगा। नहीं होगा? कैसे होगा? क्योंकि 101 नंबर का प्रदेश वहीं पर होगा ना, 2.5 द्वीप के अंदर। हाँ, उसके 2.5 द्वीप के अंदर। क्या हाँ। सुमेरु के नीचे? अब वो जहां होगा वहां होगा 101। अभी हम सुमेरु के नीचे कितने प्रदेश बैठते हैं वो हमको थोड़ी मालूम है। तो उदाहरण के लिए हमने 100 वगैरह की बात करी है। हाँ, तो 101 के साथ और 2.5 द्वीप के अंदर लेगा तो वो गिनती में आ जाएगा। तो सबसे पहले सर्वजगन्य अवगाना जो है सूक्ष्म निगोदिया जीव है, आंखों से दिखता भी नहीं, इतना छोटा है। वहां से वो तो सुदर्शन मेरु तो इतना बड़ा, हजारों योजन वाला सुदर्शन मेरु है। तो अगर आप देखोगे सुदर्शन मेरु के, उसको वहां से बाहर निकलने के लिए, सुदर्शन मेरु के तलहटी से बाहर निकलने के लिए उसको कितना सारा समय लगने वाला है। क्योंकि वो क्रम से पैदा हो ही नहीं सकता, कहीं पर भी दूसरी जगह जाएगा तो और कितने कितने, सभी सभी क्षुद्र भव थोड़ी होगी, पर्याप्त होगा। बड़े बड़े 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। हाँ, वो गिनती में नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल। ठीक। अलका बढ़ जाते दीदी। वन्ना भैया जी, हाँ ये पढ़कर ऐसा लग रहा है कि मतलब बार बार अपन लोगों को ऐसे कर्म उदय में आएंगे कि वही सूक्ष्म अवगाहना लेकर और वही लब्धा पर्याप्त जीव बनेंगे। तो यदि अपन ने ऐसा नहीं करा तो परक्षेत्र नहीं बनेगा ना फिर? हाँ नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों क्यों कैसे बनेगा? अगर मान लो आप अच्छी देवगति मनुष्य गति, देवगति मनुष्य गति, देवगति मनुष्य गति इसी प्रकार से चलेंगे, बट सोच लेना ये किसकी बातें चल रही है, किसकी अपेक्षा, अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से मुख्यता से वर्णन चल रहा है। तो ऐसे जीव कहाँ जाएंगे, किस किस प्रकार के परिणाम करेंगे, कहाँ कहाँ जन्मेंगे। पर चूंकि सूक्ष्म निगोदिया तो 3 लोक में कहीं भी देख सकता है, इसलिए क्रम से चलेगा या उसी जगह पर जन्मेगा, ये बहुत दुर्लभ बात होती है, बहुत दुर्लभ है ये। नहीं, पर उसके लिए जैसे लब्ध पर्याप्त की होना जरूरी है, तो वही कर्म जो अपन मतलब ऐसे मिथ्यात्व के कर्म होंगे तभी तो अपन ऐसी जगह जाएंगे थे। बिल्कुल अच्छे सही बात है। अपर्याप्तकपना भी बनना चाहिए, अपर्याप्तकपना भी बनना चाहिए, बिल्कुल ठीक। नीरज जी, और इसके पश्चात भैया। मुंबई अंतिम प्रश्न। पन्ना भैया, आवाज आ रही है? हाँ नीरज जी, वरना बोलिए। जब ये परक्षेत्र परावर्तन करता है तो उसके अंदर जो अपने सुमेरु पर्वत के नीचे से वो निकला 100 बार जन्म लेके, तो उसका जन्म जो भी चल रहा है परक्षेत्र परावर्तन, तो वो लोकनाड़ी के अंदर ही चलेगा या लोकनाड़ी के बाहर भी चल सकता है? देखो, क्रम क्रम से जब चलना है तो क्रम क्रम से आपको जब निकलना है। और अगर आप सूक्ष्म निगोदिया जीव की चर्चा करो तो सूक्ष्म निगोदिया जीव वहां पर असंख्यात बार सूक्ष्म निगोदिया है और सुदर्शन मेरु का वो योजनों में है। सुदर्शन मेरु की जो गोलाई है, विष्कंभ जो है, व्यास जो है, वो मतलब उसके नीचे से बाहर निकलने के लिए उसको कितना समय लगेगा? अनंत का उसको निकलने के लिए। तो वो स्वस्थान क्षेत्र ही कहलाएगा जहां तक है? स्वस्थान का इसका संबंध है भाई, उसी स्थान में वो जन्म ले रहा है 100 बार जन्म। जब उसी स्थान पर असंख्यात बार उसको जन्म लेना है, असंख्यात बार उसको लब्ध पर्याप्तक बनना है। तो उसके बाद वो अगले क्षेत्र में बढ़ेगा। अगले क्षेत्र मतलब बस एक प्रदेश बाजू में, और एक प्रदेश मतलब एक अणु जितना होता है उतना एक प्रदेश। हाँ, एक एक करके वो क्रम से बढ़ता जाएगा। और बीच में तो कहीं पर भी वो बीच में कहीं पर भी जन्म लेने वाला है, तो इसलिए वहां से निकलने के लिए कितना साल लगेगा, बहुत बड़ी बात है ये। हर अलग अलग जीवों की अपेक्षा अलग अलग वर्णन होगा। तो उसी क्षेत्र पे जैसे मान लो 115 पे जन्म लेना है, 115 पे जन्म न लेके वो 199 पे जन्म ले लिया है उसने,
तो वो 99 काउंट ना होके 115 पे ही जन्म लेना है बिल्कुल, वो उतना ही काउंट रहेगा, काउंट होल्ड हो जाएगा उसका। अच्छा, और फिर इसके अंदर जैसे 115 पे उसने जन्म लिया, उसके आगे बढ़ने के लिए 116 ही चाहिए अपने को, बिल्कुल चाहे बिल्कुल। उसका लोकाकाश की हो, वो क्षेत्र या लोकनाड़ी हो, इस तरह से कुछ भी समझना हो, होगा। लोकनाड़ी का यहाँ पर कोई संबंध नहीं, यहाँ पर उसके लिए पूरा का पूरा लोक खुला हुआ है, उसके लिए यहाँ पर कोई बंधन नहीं। तो लोकाकाश के बाहर तो कहाँ जन्म लेते होंगे, लोकाकाश में जन्म नहीं लेंगे लोकाकाश नहीं, लोक नाड़ी आता, मैं त्रस नाड़ी की चर्चा कर रहा था। लेंगे तो लोकाकाश के बीच में जीव कहाँ जन्म लेगा, लोकाकाश के अंदर। लोकाकाश के अंदर, ठीक है, वरना भी। चलिए, अंतिम प्रश्न आज का, कुसुम दीदी मुंबई। बाकी के प्रश्न या तो व्हाट्सएप पर, नहीं तो कल की क्लास में। भैया जी, इसका मतलब यही निकला कि परिक्षेत्र में प्रदेश का महत्व है, आकाश के प्रदेश का महत्व है, बिल्कुल। आकाश का प्रदेश का महत्व है, अवगाना कोई मैटर नहीं करता। कब तक? जब तक पहली व्यवस्था नहीं बनती है तब तक। पहली व्यवस्था उसी अवगाहना के साथ चलेगी, जगन्नाथ के साथ में, और आगे की 101, 102 जो हमने उदाहरण में जो लिया था, वहां से कोई भी अवगाहना चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर हर क्षेत्र का विभाव में अनंत बार अपने को ऐसे ही घूमना पड़ेगा। आप ऐसे ऐसे कह रही हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट बात सही है, क्योंकि ऐसा मतलब आवर्तन होता है, बार 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 घूमना पड़ता है उसी में। यही संसार है। हम लोग 5 परावर्तन मतलब किसकी चर्चा कर रहे हो? संसरण इति संसारा, जो भटकने वाले हैं उनकी भटकंती कैसे होती है उनको समझ रहे हैं, और दूसरे तीसरे कोई नहीं, आपके और हमारी कथा चल रही है। हम इतना भटक करके आए हैं, और इतना भटक करके आने के पश्चात अब कहाँ पहुंचे हैं? कोई ना कोई तो परावर्तन के अंदर ही है, बट किंतु कहाँ पहुंचे हैं? अब इस चक्रव्यूह से, इस संसार से निकलने वाले की उसके नजदीक पहुंचे हैं। तो अब ऐसा कोई कांड ना करे, काला कृत्य ना करे कि इसमें से फिर से पीछे हट जाए, पीछे निकल जाए। ठीक है ना? तो इसके लिए सावधानता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब कितना नहीं है, कभी कभी अपने हाथ में भी तो नहीं रहता ना, कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है, आदमी नहीं करना चाहता है। एक बात समझ लो, आपको मैं सोचने के लिए एक चिंतन दे रहा हूं सब लोगों को। ऐसे मान लेना कि किसी बहुत बड़े पर्वत की खाई है, पर्वत के बाजू में, क्योंकि पर्वत की चोटी पर जाओगे तो वहां से अंतिम पॉइंट पर जब आओगे, और वहां से आपका पांव फिसल कर आप खाई में आप गिर रहे हो, और गिरते गिरते आपके हाथ में किसी वृक्ष की मूली लग गई, एक टहनी लग गई है, और उस टहनी के साथ आप लटके हुए हो। किसी भी क्षण फिसले तो नीचे जाएंगे। तब आप ये सोचोगे क्या? अपने हाथ में है, दूसरे के हाथ में है फिसलना। तब सिर्फ और सिर्फ इसी बात के ऊपर अपना लक्ष्य केंद्रित होगा कि हम नहीं फिसले, हमारी वजह से, दूसरे की वजह से, किसी की वजह से हम नहीं फिसले। इसकी तरफ आप चिंतन करके देखना। अगर मैं लटक रहा हूं वहां पर खाई में, नहीं भैया, वो टहनी तो टूट सकती है ना। वो बात छोड़ दो, वो टहनी टूटेगी तो बात अलग है। टहनी टूटने से, इसीलिए तो अपनी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। टहनी टूटने से पहले पुरुषार्थ करके ऊपर निकलना है। प्रयास करोगे कि नहीं करोगे? क्या ये कहोगे हाथ में नहीं है, दूसरे के हाथ में है? वहां आजू बाजू में कुछ भी आ सकता है। अगर नीचे नहीं गिरना है खाई में, तो पुरुषार्थ करके उसी धर्म की टहनी का सहारा देकर, वो सिर्फ सहारा दे रहा है, वो ऊपर नहीं खींचने वाला है, वो सिर्फ सहारा देने वाला है। और वो सहारा भी डूबते वाले को तिनके का सहारा कहते थे। यहाँ पर तो पूरा का पूरा वृक्ष की मूली, वृक्ष की टहनी, धर्म वृक्ष की टहनी हमारे हाथ में है, सम्यक दर्शन वाली। तो क्यों छोड़ेंगे उसको? रोंगटे खड़े हो जाते देखो ये बातें करते करते। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसको। और उसी ये सहारा है मेरे लिए। अगर मैं अपना ध्यान केंद्रित करूं कि इससे मुझे छूटना नहीं है, हाथ फिसल रहा है उसकी तरफ जाएंगे, हाथ दुख रहा है अब नहीं पकड़ सकता, मेरी ताकत नहीं है, इसकी तरफ जाएंगे तो जरूर छूटेंगे, वहां से नीचे निकल करके जाएंगे। किंतु अगर ध्यान इसकी तरफ रहेगा कि मुझे सहारा मिल गया है, उम्मीद है, मुझे सहारा मिल गया है, गुरुओं का, जिनवानी माँ का, जैन धर्म का, अहिंसामय धर्म का, मोक्ष मार्ग रूपी धर्म का मुझे सहारा मिल गया है, तो उसके सहारे मैं पार होऊंगा ही होऊंगा, पक्का होऊंगा।
और उसके लिए मुझे कितने भी कष्ट हो जाए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आप चिंतन करके देखो, बिल्कुल थर्रा उठेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरे नीचे गिर करके इतनी खाई में मरना है। कभी पिकनिक पर जब जाते हो, वैली व्यू पॉइंट्स को देखने के लिए जाते हो, मन में एक क्षण भर के लिए आता है कि अगर पैर फिसल करके यहां से नीचे गिरे तो करो ना, सामायिक में बैठ करके चिंतन करो कि मैं गिर रहा हूं, फिसल रहा हूं, अपने आप तर जाओगे। जिस दिन अपनी जान पर बनाती है ना, आदमी बिल्कुल पुरुषार्थ करना शुरू कर लेता है। प्रॉब्लम वही है, आजू बाजू में देखो, जिनके जान पर बनाती है उनके या फिर उनके नजदीक वालों की जान पर बनाती है, फिर भगवान भगवान जाकर के पैर दबाएंगे, जितने चाहिए अनुष्ठान करेंगे। बट अगर आप कोई मन में आशा आकांक्षा लेकर के अगर भगवान के पास जाते हो तो मतलब नहीं, वो सारा का सारा आपका दोषपूर्ण श्रद्धान है। बस यही चाहिए मुझे, भगवान आपके धर्म का सहारा है और उस धर्म ही धर्म माँ पाल, या मुझे धर्म ही पालने वाला है और धर्म पाल करके मैं इसमें से बाहर आऊंगा। मुझे इतना ही श्रद्धान चाहिए, बस और कुछ नहीं है। जब आप लटक रहे हो उस टहनी को, क्या टहनी को बोलोगे मुझे आप बचा करके रखना? आप बोलोगे ना, बोल रही ना वो टूट सकती है, तो आप टूटने वाली टहनी को बोलोगे क्या कि आपको मैं 5 नारियल का तोरण बांधूंगी, मुझे आप पकड़ करके रखना? पकड़ा किसने? आपने टहनी को पकड़ा कि टहनी ने आपको पकड़ा है? टहनी ने तो सहारा दिया है, उसका काम सहारा देना है, बस निकालना नहीं है। निकलना तो आपको है। इसी के साथ में जल्द से जल्द हम लोग इस संसार समुद्र को पार करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।